बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, जिस तरीके से हम लोग जब पेंडेमिक आया था, आउटब्रेक हुआ था, तब से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहे। हेल्थ टॉक के प्रोग्राम के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को हमेशा एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। आज एक मैं बहुत रिनोन इदारे के अंदर मौजूद हूँ, ईसा लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद हूँ मैं, और इनका बिल्कुल न्यू सेटअप यहाँ पर इन्होंने ओपन किया है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और मैं आपको बताती चलूँ कि इन्होंने बदर कमर्शियल पर एक न्यू ब्रांच ओपन की है। दैट्स जस्ट फॉर कोविड। जितना बर्डन ऑफ डिज़ीज़ था, बीमारी जितनी हद तक फैल चुकी थी, उस वजह से इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों ने ये सेटअप ओपन किया है। और कोविड की जो भी SOPs हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से ये फॉलो भी कर रहे हैं। आपने ये ब्रांच देखी भी है, आप लोगों ने ख़ुद भी विज़िट किया होगा। सो मैं ख़ुद आज आई हूँ पर्सनली तौर पे इस ब्रांच को कवर करने के लिए, देखने के लिए किस तरीके से ये SOPs का ख्याल रखते हुए कोविड की टेस्टिंग कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो है अदर सर्विसेज ये लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन दूंगी रिगार्डिंग द कोविड वैक्सीनेशन भी। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे किस तरीके से ये कोविड की जो है वो एक तो टेस्ट करें, PCR करें, एंड वैक्सीनेशन के ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज मैं ईसा लेबॉर्ट्री बदर कमर्शियल ब्रांच में मौजूद हूँ। स्पेशली ये जो ब्रांच ओपन हुआ था वो कोविड के पैंडमिक की वजह से इन्होंने ओपन किया था, और उसकी जो सर्विसेज थी उसको प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने ये ब्रांच जो है ओपन किया था। साथ साथ में दूसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम है, ईसा लेबॉर्ट्री में डिफरेंट तरह के टेस्ट मौजूद हैं, लाइक यूरिन सैंपल, CBC, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। बट स्पेशली PCR के अकॉर्डिंग इन्होंने ये ब्रांच को डिज़ाइन किया हुआ था। आज जो है मैं इनके वर्कर्स से भी जो है वो इंटरव्यू लूँगी, पूछूँगी किस तरीके से इनका एक्सपीरियंस रहा। पेंडेमिक में एकदम से उन्होंने न्यू ब्रांच ओपन किया था, तो क्या रिज़ल्ट रहा। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभान हाशमी है और मैं यहाँ पर जो है वो PCR के सैंपल कलेक्ट करता हूँ। ओके, अच्छा, PCR के। अच्छा सुभान, ये ब्रांच जो है वो आपने बिल्कुल न्यूली ओपन किया है, और आप लोगों ने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए यहाँ पर बदर कमर्शियल में ये ब्रांच ओपन की। मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, कैसा लगा आपको ये पेंडेमिक में लोगों को फेस करते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो SOPs को नहीं भी फॉलो करते हैं, हैंड सैनिटाइज़ नहीं कर रहे होते, या मास्क को भी वेयर नहीं कर रहे होते, और बग़ैर मास्क के लैब में एंट्री कर लेते हैं, दाखिल हो जाते हैं। तो क्या मतलब आपको कैसा महसूस हुआ? इस फील्ड में मेरा तकरीबन 17 से 18 साल का तजर्बा है, और ज़ाहिर बात है ये फ़ील्ड है ही खिदमत के लिए, तो हम जो हैं वो इस खिदमत करते हुए हमें प्राउड महसूस होता है, अच्छा लगता है। और बेचारे मरीज़ आते हैं, बेचारे उनके साथ जो है हम SOPs के साथ उनका जो है सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो अच्छा तो ये नहीं कह सकते कि अच्छा लगता है, मतलब परेशान। ज़ाहिर बात है, आपको पता है कोविड जो है पाकिस्तान में किस तरह से जो है वो मतलब मामला जिस तरह पूरी दुनिया में। बिल्कुल, एक्चुअली एक मसला यहाँ पर ये भी रहा था कि लोग जो है वो मास्क वेयर नहीं कर रहे थे, और जब लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर एंट्री करते थे तो भी SOPs का ख्याल नहीं रखते थे। बट आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ गई है आवाम में भी, और अब जो है वो चेंज भी आ गया है। और इनिशियली जब आउटब्रेक हुआ था तो लोगों को SOPs फॉलो करवाना जो है वो बहुत मुश्किल काम था। जिस तरह सुभान ने बताया कि थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी तो आती है, बट जो है वो हो जाता है काम, मतलब फोकस्ड हो जाता है, राइट? अच्छा, इसके अलावा सुभान मुझे आप ये बताएं कि आपके यहाँ पर ब्रांच में और कौन कौन सी सर्विसेज हैं? स्पेशली जो फोकस था वो आपका PCR था,
बट इसके अलावा जो है कौन कौन सी सर्विसेज आप इसके अलावा मैम रूटीन के सारे टेस्ट होते हैं हमारे पास, सारे जितने भी क्लिनिकल जितने भी टेस्ट हैं सारे हैं। हेमाटोलॉजी के सारे टेस्ट हैं, बायोकेमिस्ट्री के हैं, माइक्रोबायोलॉजी है हमारे पास, मैकुलर डिपार्टमेंट है, और तमाम जितने भी टेस्ट मतलब ज़रूरी हैं वो सारे हमारे पास होते हैं। तकरीबन ऑल ओवर्स तकरीबन सारे टेस्ट होते हैं हमारे पास। लेकिन तकरीबन सारे कोविड का हो रहा है, फिर जो है कोविड जाहिर बात है वो ज़्यादा आ रहे हैं पेशेंट कोविड के। यानी कि कोविड की जो है वो आपकी फोकस्ड है, लाइक कोविड के ऊपर आपने फोकस किया हुआ है बिकॉज ज़रूरत भी अभी कोविड की ज़्यादा है। ऐसे तो सारी बीमारियां जो है वो पीक पर ही होती हैं, बट कोविड जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैलती है और बहुत ज़्यादा इसके रैपिडली नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो उससे देखे गए हैं। सो थैंक यू सो मच सुभान, आपने बताया कि आप इस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से जो है वो लोग इन लोगों ने बिल्कुल अभी इनिशिएटिव लिया ही है और काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है टेस्ट करवाने भी आ रहे हैं, सर्विसेज भी ये लोग बहुत प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम कुछ एक्सपर्ट से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि वैक्सीनेशन आ चुकी है, पाकिस्तान में अवेलेबल हो चुकी है फ्रंट लाइन वर्कर्स को, और कुछ ग्रुप्स से उनके लिए जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो मतलब मुख्तस कर दी गई है, उनको नॉमिनेट कर दी गई है कि उनको लग भी गई है। पर मज़ीद और बात करेंगे क्या लेबॉर्ट्रीज़ में भी वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, इजीली हो जाएगी, गवर्नमेंट का क्या कैलिब्रेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा नहीं होगा, क्या जिस तरीके से हमारी 22 से 23 करोड़ आबादी है और हमारे पास अभी जो वैक्सीनेशन है वो डोनेशन की वैक्सीनेशन है, क्या वो एप्रोप्रिएट होगी, क्या वो सफिशेंट होगी? 22-23 करोड़ आवाम जो है क्या मतलब बग़ैर वैक्सीनेशन के रह पाएगा, नहीं रह पाएगी? सारी चीज़ें जो है वो हम एक्सपर्ट से पूछेंगे और ईसा लेबॉर्ट्री में जो लोग काम करें हम उनसे भी इस बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था आज मैं बदर कमर्शियल ब्रांच में मौजूद हूँ और आपसे एक्सपर्ट से मिलवाने की भी बात की थी। आज हमारे साथ डॉक्टर फरहान मौजूद हैं एंड आपको पता है हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं। कोविड जब आउटब्रेक हुआ था तभी से हमने इनिशिएटिव्स लिए थे और आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की थी। अब हम बात करने जा रहे हैं वैक्सीनेशन पर कि वैक्सीनेशन जो है वो कितने टाइप्स की हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है पाकिस्तान के अंदर आएंगे और मिस जो है वो कितनी ज़्यादा हद तक जो है वो फैल चुकी हैं और मज़ीद जो है इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। सर को वार्मली वेलकम करूँगी। सर थैंक यू सो मच आपके टाइम का। शुरू से लेके अब तक आपने बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन दी है। हेल्थ टॉक में हम हमेशा आपने जो है आउटब्रेक जब हुआ था उसमें भी आपने बहुत ज़्यादा लोगों को सही आगाही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं वैक्सीनेशन की कि वैक्सीनेशन जो है वो सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम जब फाइज़र की वैक्सीन आई थी तो लोगों ने ये कहा था कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ब्लाइंडनेस हो जाएगी, लड़कियों के अंदर जो है वो गायनोकोलॉजिकल इश्यूज़ आ जाएंगे, इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ आ जाएंगे, बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो पीक पर थे। और पाकिस्तान के अंदर तो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि अभी तक हम पोलियो को भी इरेडिकेट नहीं कर पाए हैं। अभी तक जो र्यूमर्स हैं वो इस तरीके से हैं कि लाइक अगर पोलियो की वैक्सीनेशन होगी तो बच्चों के अंदर अदर के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। सो अब कोविड की वैक्सीनेशन के लिए तो ऑलरेडी मसले मसाइल तैयार ही हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए बहुत अच्छा आपने टॉपिक उठाया है। बेसिकली तो कोविड में देखिए हमारी तो पॉपुलेशन ऐसी है बहुत सारी जो कि कोविड को अभी तक कहती है कि कोरोना कोई बीमारी ही नहीं है और कोई ख्याल भी नहीं रख रही। और ये तो हमारे यहाँ बेसिकली मिसट्रस्ट हमारी आवाम के अंदर हर एक पे हो गया है। हमें अपने पॉलिटिशियंस पे मिसट्रस्ट है, लोगों को डॉक्टरों पे मिसट्रस्ट है, बिजनेसमैन पे लोगों को मिसट्रस्ट है, ज़मीन ख़रीदने जाओ उधर मिसट्रस्ट है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीटिंग हुई भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोरोना, सच्ची बात तो ये है कि कोरोना बिल्कुल एक जरासीम है जो कि पूरी दुनिया जिसको पे लॉकडाउन में चली गई और इतना ज़्यादा इकनॉमिक क्राइसिस आया और सब परेशान हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको सीरियसली ना लिया जाए, बल्कि बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2 आ गई बात वैक्सीनेशन की। जिस तरह से आपने ख़ुद बताया
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी अवाम के अंदर ये चीज़ ज़्यादा देखा जाता है पाकिस्तान के अंदर कि जो दूसरे मुस्लिम ममालिक में ऐसी चीज़ नहीं देखी जाती। ये तभी इसी वजह से पोलियो जो है वो पाकिस्तान से रेडिकेट नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दो वाहिद मुल्क रह गए हैं दुनिया में जिनसे अभी तक पोलियो रेडिकेट नहीं हुआ, और वो वही वाली बात है, र्यूमर्स और मिसकंसेप्शंस इसके बारे में। देखिए पहली चीज़ तो ये है, मैं कभी भी ये नहीं कह सकता कि कोई भी वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। कोई भी हम खाना भी खाते हैं तो नॉर्मल खाना भी खाते हैं तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है या थोड़ा सा होने के चांसेस हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं। तो 99% इसके फ़वाइद ही हैं। ओके 1% अगर कोई चांस भी हो। अच्छा, अब आ गई हमारे पास वैक्सीन की 2-3 अक़साम हैं। तो बेसिकली जो वैक्सीन्स हैं वो दो समझे, अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो दो किस्म की आ रही हैं अक़साम की ना। एक तो आ गई मॉडर्ना और फाइज़र की वैक्सीन जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे हैं, जो mRNA है, और यूरोप में, लंदन में, अमेरिका में यही वैक्सीन लगा रही हैं, और हमारे भाई वगैरह भी, बहन भाई जो वहाँ पे हैं वो लगवा चुके हैं ये वैक्सीन्स। दोनों डोजेज़ हो गई हैं उनकी। ये क्लेम करती है कि 97% जो है ना ये इफ़ेक्टिव हैं। तो कोई भी वैक्सीन 100% इफ़ेक्टिव नहीं होती, लेकिन ये सीवियरिटी को, या तो सीवियरिटी को कम कर देती है कि बीमारी हल्की सी हो और ज़्यादा ना हो सके, या बचा भी लेती है काफ़ी लोगों को। जो दूसरी वैक्सीन्स हैं जैसे जो यहाँ पे जो लग रही हैं पाकिस्तान में, और चाइनीज़ वैक्सीन है, कैंसिनो बायो है, ये सारी वो हैं। इवन एस्ट्राजेनेका जो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पे बेसिकली बनी हुई हैं और जो पहले भी आजमाई जा चुकी हैं, और इसकी तकरीबन कहा जाता है कि 80% से ज़्यादा इसकी इफ़ेक्टिवनेस है, विच इज़ क्वाइट गुड। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि कोई भी वैक्सीन जो मिले अवेलेबल हो उसको लगा लें। फाइज़र और मॉडर्ना के साथ जो दूसरा बड़ा चैलेंज है जो बाकियों के साथ नहीं है कि इनको -65 डिग्री से ठंडे टेम्परेचर में रखना है, -65, और इसको मेंटेन करना, कोल्ड चेन को मेंटेन करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। बट अच्छी ऑर्गेनाइजेशन तो कर भी लेंगी, लेकिन ओवरऑल आई डोंट थिंक सो कि इतना इसको कोल्ड चेन मेंटेन करी जा सकती होगी। सर, हमें अभी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स को जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो डोनेशन की वैक्सीन है। सो पाकिस्तान ने क्या सोचा है, क्या इनके आने वाले वक्त में क्या स्ट्रेटजी होगी रिगार्डिंग द वैक्सीन? एंड आप माशाल्लाह से इतना काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम शहरों में ईसा लेबॉर्ट्री की ब्रांचेस हैं। सो अगर लेट सपोज प्राइवेटाइजेशन की भी बात की जाती है, या फिर वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, या फिर अगर इसको यानी फाइनेंस के उसमें भी देखा जाए, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए पहली बात है कि हम जैसे प्राइवेट सेक्टर की वे आर वन ऑफ द डॉक्टर ईसा लैब सबसे बड़ी लेबॉर्ट्रीज़ में शामिल होती है, और हमने गवर्नमेंट को ये ऑफ़र दी हुई है कि अगर ये वैक्सीन आप लगवाना चाहेंगे और अगर ऐसी कोई सिस्टम में हम गवर्नमेंट की मदद कर सकें तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगा देंगे। ओह दैट्स ग्रेट। वी गिवन देम एन ऑफर, अब लेट्स सी व्हाट दे से। अच्छा, अगर हमें ख़ुद इंपोर्ट करनी पड़ी और कॉस्ट देनी पड़ी तो उसको मिनिमल चार्जेस में लगाई जाएगी। हमने ख़ुद भी रिक्वेस्ट तो डाली हुई है सारी कंपनीज़ के साथ कि जो है वो जैसे ही पाकिस्तान में आएगी प्राइवेट सेक्टर के पास तो फिर हम लोगों को ये प्रोवाइड करेंगे। तो हम आपको पता है ना कि हम तो कोविड के फ्रंट लाइन वॉरियर्स रहे। हमने एक्सपो सेंटर पे जो पाकिस्तान का पहला फील्ड आइसोलेशन सेंटर बना, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पाकिस्तान आर्मी जिसकी वजह से वो स्टैब्लिश्ड हुआ। फिर बाद में सिंध गवर्नमेंट भी शामिल हुई। उधर भी हमारी लैब ईसा लैब जो है वो फ्री सर्विसेज डे 1 से दे रही है। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि कोविड में जो है वो जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकें उतना है। ये जो पहली खेप आई थी जो 500,000 डोजेज़ की, 500,000 डोजेज़ की, ये स्पेशली चाइना ने जो गिफ्ट करी है, ये बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। और ये किस दिन गिफ्ट करी? उस दिन करी जब 70 साल की पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के जब 70 साल हुए थे रिलेशनशिप के, उस दिन ये दी गई थी। और उनके एम्बेसडर ने आके जब नूर एयर बेस पे उसको डिलीवर किया तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफिशियल से, तो इससे मोहब्बतें भी बढ़ती हैं। और अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी चाह रही है और NCOC भी इस पर काम कर रहा है। बट एनीवेज वैक्सीनेशन होनी चाहिए, लाइन लगी हुई है, क्योंकि जो बड़ी इस वक्त हुआ ही है कि जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो ज़्यादा जिनके पास पैसे हैं उन्होंने हॉग अप कहते हैं कि मतलब उन्होंने टेकअप कर ली हैं सारी वैक्सीन जो प्रोड्यूस हो रही हैं, वो ऑर्डर सारे उनके पास पहले जा रहे हैं। और ये तो अभी वैक्सीन जो एक इनिशिएटिव आया है दुनिया का जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज़ जो गरीब ममालिक हैं उनको भी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि पूरी दुनिया उस वक्त तक सेव नहीं हो सकती जब तक कि सब लोग वैक्सीनेटेड नहीं हो। क्योंकि अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर वहाँ के लोग वैक्सीनेटेड हो भी जाएँ डेवलप कंट्री के, और अंडर डेवलप कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोग वैक्सीनेटेड नहीं हो तो ट्रैवल करेंगे तो वो भी लगा सकते, दोबारा जो है वो आउटब्रेक फैल सकती है। तो बेसिकली तो यही मकसद है कि तो वो कोशिश कर रहे हैं, वो इनिशिएटिव तो है लेकिन प्रोसेस स्लो है।
अभी ज़ाहिर पाकिस्तान में भी फ्रंट लाइन वर्कर्स को दे रहे हैं और 18 से 60 साल की उम्र के फ्रंट लाइन वर्कर्स को दे रहे हैं। अब इन्होंने नंबर्स मांगे हैं कि इंशाल्लाह ताला मार्च ऑनवर्ड की 65 इयर्स प्लस को वैक्सीनेशन लगाने की मुहिम स्टार्ट होने वाली है। बट ये भी है कि सिंध गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल जिसको NCOC आके देखता भी रहता है और सुपरविजन भी देता है। यहाँ पे इस तरह से है कि जब लोग जाएंगे तो वो पहले डॉक्टर्स के काउंटर्स बने हुए हैं, जैसे 15 से 20 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं सेपरेट। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर आपकी एंट्री करता है, SMS का नंबर जो आपके पे आया हुआ है वैक्सीन का, उसके हिसाब से वो फॉर्म फिल करेगा, पूछेगा कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई और परेशानी तो नहीं है, ब्लड प्रेशर वगैरह। उसके बाद वो आपका ब्लड प्रेशर लेगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करता है। फिर उसके बाद आप दूसरे कमरे में जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किया हुआ है। जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उसके अंदर 18 से 20 नर्सेस बैठी होंगी, अलग अलग काउंटर्स पे बैठी हुई हैं, और उनमें पर्दा भी है और उनके पास आइस बॉक्सेस हैं जिसके अंदर वैक्सीन प्रॉपर मेंटेन्ड है, और वो पतली वाली सिरिंज से आपको आके यहाँ पे वैक्सीन लगा देते हैं। उसके बाद फिर तीसरा कमरा है जिसके अंदर 30 मिनट्स के लिए वैक्सीन लगने के बाद आपको बिठाया जाता है, ऑब्जर्वेशन होता है। और उसके साथ साथ इन्होंने जो बहुत अच्छा इंतज़ाम है वो ये है कि 4 से 6 बेड्स का एक एमरजेंसी ICU टाइप भी बनाया हुआ है, जिसमें मॉनिटर्स वगैरह रखे हुए हैं कि अगर किसी को कोई रिएक्शन हो तो वहाँ पे उसको मैनेज भी किया जा सके। तो आई थिंक ये सिंध गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं वहाँ पे गया तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा तो किसी को भी जिसको भी ये वैक्सीन लगा है किसी को साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए। ज़्यादा में ज़्यादा पता है क्या हुआ है कि लोगों को चक्कर आ गए। अच्छा, वो क्या होता है, सिरिंज देख के इवन हमारे यहाँ लैब में भी जब लोग टेस्ट कराने आते हैं, जब खून को देखते हैं ना तो उनको चक्कर आने लगते हैं, कभी कभार नींद बेहोश से हो जाते हैं। वो वैक्सीन या इंजेक्शन का रीज़न नहीं होता, वो एक वेज़ोवेगल अटैक होता है, साइकोलॉजिकल एक सिंकोपी होती है जो आती है, जो कि पास ऑन हो जाती है। तो ऐसा कोई मेजर वो नहीं आया। सर हाइपरटेंशन देखा गया है लोगों के, ब्लड प्रेशर भी देखा गया, सारी चीज़ें ली, दवाइयाँ कौन सी लेते हैं वो सारा रिकॉर्ड रखा गया, उसके बाद ही वो वैक्सीन के लिए भेज। नहीं सर, एक्चुअली आई एम आस्किंग कि अगर वैक्सीन लगने के बाद, क्योंकि वो एंजाइटी की वजह से भी बहुत सारे लोग। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वहाँ पे 3 चीज़ें देखी गई। बिल्कुल कुछ लोगों का हाई ब्लड प्रेशर हुआ, किसी का लो ब्लड प्रेशर हुआ और किसी की वो पल्स रेट तेज़ हो गई। वो एंजाइटी की वजह से वो थोड़ी देर आप बिठाते हैं, थोड़ी उनकी काउंसलिंग करते हैं, वो सही होता है। देखिए पता है क्या होता है, ब्लड प्रेशर का तो जैसे आपने बात की ना बहुत अच्छी है। कभी कभार कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम ब्लड प्रेशर दिखाने जाते हैं एज अ नॉर्मल, उनका भी ज़्यादा आता है। वो कहते हैं वाइट कॉलर सिंड्रोम, वाइट कोट सिंड्रोम। वाइट कोट सिंड्रोम क्या होता है कि वो वाइट एप्रन का लेके वो प्रेशर में आ जाते हैं तो ब्लड प्रेशर वो, लेकिन वो रियलिटी नहीं होता। तभी कहा जाता है कि 2-3 दफ़ा ब्लड प्रेशर देखना ज़रूरी है। और ज़ाहिर स्ट्रेस तो होता है, लेकिन एक बात ज़रूर वहाँ पे देखी गई कि ये बात ज़रूर है कि ये बात फैल रही थी और कुछ डॉक्टरनियाँ भी परेशान थी कि इनफर्टिलिटी ना कॉज हो जाए। अच्छा मैं आपको बताऊं फलक, डॉक्टर फलक, कि हमारे मुल्क में बड़ी इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना है 2 चीज़ों का। नंबर 1, अगर किसी को ये पता हो ना कि वैक्सीन लगाने से उसका ब्रेन डेड हो जाएगा, आंखें अंधी हो जाएंगी अगर खुदा ना खास्ता, या दिल में हार्ट अटैक हो जाएगा, तो लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। अगर ये पाकिस्तानी कौम को पता चल जाए कि इनफर्टिलिटी हो जाएगी तो सब परेशान हो जाते हैं, वो वैक्सीन नहीं लगाते। अब आप बताएं, तो अब ये कि पहली बात है कि ये चीज़ें अभी तक कोई भी देखी नहीं गई हैं और वैक्सीन एक प्रोटेक्शन भी है। अच्छा, इसलिए भी वैक्सीन के साथ अब 2 चीज़ें बताऊंगा कि वो प्रोटेक्शन ज़रूर है, लेकिन अभी ये कोई स्टडी नहीं हुई है कि जो वैक्सीन लगा लेगा या लगा लेगी वो कैरियर नहीं हो सकती, यानी कि वो जरासीम कैरी कर रही हो, ये दूसरों को लगा सकता हो या लगा सकती हो। तो इसलिए भी अभी भी जो लोग वैक्सीन लगा लेंगे उनको भी मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और टेक केयर करना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है इस बीमारी की कि यूजुअली जैसे अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो फिर उसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसके अंदर बीमारी रह चुकी है। लेकिन ये वायरस इतनी ज़्यादा जल्दी म्यूटेट हो रहा है तो इसलिए इसका प्रोटोकॉल ये है कि अगर आपका कोविड किसी को इन्फेक्शन था और वो ठीक हो चुका है वो भी वैक्सीन लगाएगा। ओनली वो डॉक्टर या फ्रंट लाइन वर्कर वैक्सीन नहीं लगाएगा जिसके अंदर इस वक्त कोविड चल रहा है। ओके, यानी वो बीमार है। ओके सर, यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन है कि जिसको कोविड हो चुका है उसके 3 मंथ्स तक तो आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, ठीक है, आप इम्यून हो, उसके बाद कब तक आप यानी कि वैक्सीन लगवा सकते हैं? नहीं, अभी जो है ना ये थ्योरी आ रही है कि ये वैक्सीन क्योंकि बहुत ज़्यादा म्यूटेट कर रहा है तो अगर आप जैसे किसी को फॉर एग्जांपल कोविड हुआ, महीना हुआ है, तो विद इन 1 मंथ तब भी वो वैक्सीन लगा लेगा। अच्छा, ठीक होने के हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर बहुत बात हो रही थी पहले, और हर्ड इम्यूनिटी का जो ताल्लुक था वो वैक्सीनेशन से था।
अब वैक्सीनेशन चूँकि आ चुकी है तो क्या हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के चांसेस हैं? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी का सिर्फ वैक्सीनेशन से ताल्लुक नहीं है, उससे भी ताल्लुक है। मैं इस तरह से कहूँगा, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि अगर पॉपुलेशन का 60% या से 70% तक लोग इन्फेक्ट होके या वैक्सीनेट हो जाते हैं, यानी या तो इन्फेक्ट होके ठीक हो जाएं या वैक्सीनेट हो जाएं, तो बाकी के 30% जो लोग हैं ना वो बच जाएंगे। गुड। सो इसमें ये दोनों चीज़ें आती हैं। तो अभी इतने लोग दुनिया में इन्फेक्ट नहीं हुए फर्स्ट ऑफ ऑल, और इतने लोग अभी वैक्सीनेट भी नहीं हुए, तो अभी हर्ड इम्यूनिटी काफ़ी दूर है हमसे। ओके, मींस कि अभी हर्ड इम्यूनिटी जो है काफ़ी दूर है। और बहुत सारे लोगों ने सर, जब से वैक्सीन आई है तो बहुत सारे लोगों ने मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाइक समझ लें ख़त्म कर दिया है। बहुत ऐसे ही कुछ इदारे बचे हैं जो प्रॉपर तरीके से SOPs फॉलो करवा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, अब हम न्यू नॉर्मल की तरफ मूव कर गए। हाथ नहीं मिलाना चाहिए और करीब भी ज़्यादा नहीं आना चाहिए, और इन्फेक्शन से बहुत सारी बीमारियों से अब बच जाएंगे। लेकिन इस वक्त कोविड तो अभी तक रैम्पेंट है, और अभी बिल्कुल ज़रूरी है कि सब लोग जो हैं वो मास्क पहने, और जितनी भी एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, ख़ासतौर पे NCOC की जो गाइडलाइंस आ रही हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा इदारा बना हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है और काम ही इसके ऊपर कर रहा है। तो बिल्कुल अभी ये कभी भी ये नहीं कहा जा रहा कि मास्क ना पहना जाए, दूरी रखना भी ज़रूरी है, और हाथ साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने आपको शायद आपके एक प्रोग्राम में बताया भी था कि हमने हाथों में कितने जरासीम होते हैं, उस पर मैंने एक जो स्टडी की थी कि 500 लोगों के हमने हाथों के टेस्ट किए थे जरासीम के, और WC के कमोड की जो दीवारें थी उसके सैंपल लिए थे, और पता चला था कि हाथ में ज़्यादा जरासीम है। तो ये नहीं कि हाथ मिलाने में, देखिए ना, हमारे यहाँ तो लोग हाथ ही नहीं धोते, और अगर आप लोगों से हाथ मिलाते हैं तो आपको नहीं पता कि मतलब आप मुझसे हाथ मिलाएंगे, आपको नहीं पता मैंने मुझसे पहले किससे हाथ मिलाया मैंने, और तो ये तो जरासीम लगना और ट्रांसफ़र होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इस वक्त तो बहुत एहतियात करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा यानी कि उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ सर एक और सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से आपने मुझे एक प्रोग्राम में बताया था कि जो इन्फ्लुएंज़ा वायरस है उसको आप लाइक परसिस्टेंटली आपको उसको फॉलो करना होता है, आपकी वैक्सीनेशन को फॉलो करना होता है। तो कोविड की जो वैक्सीन अभी तक तो खैर इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई, अगर आ जाती है, इंट्रोड्यूस हो चुकी है सारी पाकिस्तान के अंदर, एक नॉर्मल तरीके से नहीं लगाई जा रही है, तो अगर ये आ जाती है और फिर क्या होगा तरीक़ेकार? क्या हर साल हमें लगवानी होगी या क्या इसका? नहीं, बिल्कुल ऐसा सही है कि फ्लू का जो वैक्सीन है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से बचाता है, उसमें काफ़ी लाख लोग मर जाते हैं दुनिया भर में हर साल, और वो हर साल उसका स्ट्रेन इतना म्यूटेट कर जाता है कि हर साल उसकी वही वैक्सीन आती है। कोविड की अभी तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, बट ये ज़रूर है कि 1000-1500 से ज़्यादा म्यूटेशंस हो चुकी हैं इसकी, और बहुत ज़्यादा ये म्यूटेट कर रहा है। अभी जो इंग्लैंड वाला वायरस है वो भी पाकिस्तान आ गया है, और उसमें भी काफ़ी लोग यंगर एज ग्रुप को वो अफेक्टेड कर रहा है, और 50s में जो लोग हैं वो भी इंतकाल तक हो रहा है और वेंटिलेटर्स पे भी जा रहे हैं। तो ये वायरस म्यूटेट कर रहा है। ये वायरस बड़ा, तभी इसका नाम है नोवल कोरोना वायरस। नोवल कोरोना वायरस का सिलसिला ये है कि इसके बारे में बहुत कुछ नया है, बहुत सारी स्टडीज़ अभी हो रही हैं, और बहुत सारी जो चैलेंजेस हैं वो भी हो रहे हैं। तो इसके बाद ये कहना कि वैक्सीन दोबारा लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये भी कबल अज़ वक्त होगा। मेरे ख्याल से पहला फ़ेज़ तो निकालते हैं, उसके बाद हमें और डाटा मिलता चला जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ वैक्सीन के साथ सबसे बड़ी वैक्सीन मास्क पहनना है, और दूसरी बात ये कि अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप एक्सेस के 4-5-6 चीज़ें जो इम्यूनिटी को बेहतर कर सकती हैं वो है 7 से 8 घंटे की नींद, पानी 2 लीटर से ज़्यादा पीना, तीसरी चीज़ ये कि एक्सरसाइज करना 40 मिनट से ज़्यादा। अगर ऐसी चीज़ें करेंगे, ग़िज़ा सही से खाना अगर ये करेंगे और आपकी जो बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकती है। मैंने एक छोटी सी ड्रिंक बनाई है, वो मैं ज़िक्र कर देता हूँ, आप मर्ज़ी आपके। तो उसमें ये था कि हम लोग जब बाहर पढ़ रहे थे और हमारा काम ही जरासीम का है, तो इम्यूनिटी इन्हांसिंग एक हमने समझिए एक हर्बल ड्रिंक मैंने बनाई है, जिसको मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा उससे इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है और आपको बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। उसमें यह है कि 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी के अंदर 1 से 1.5 इंच की अदरक, 1 से 1.5 इंच की हल्दी साबुत, ठीक है, उसके अंदर आधा चम्मच कलौंजी, ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। जो आधा चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच मोरिंगा का पाउडर, मोरिंगा भी एक प्लांट है। ओके, बट सर ये अवेलेबल होता है? ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये सब चीज़ें किचन आइटम्स हैं, बल्कि मोरिंगा ये भी मिल जाता है आजकल, ये मिलना शुरू हो गया है। प्लांट है, इसकी लीव्स का पाउडर बन जाता है मोरिंगा।
बहुत इम्यूनिटी इन्हांसिंग ड्रिंक है और ये मैंने इस पर स्टडी भी की हुई है और इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स को अगर आप गूगल करेंगे इन सबके फ़ायदे हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी जी, एंड आपका इम्यून इन्हांसिंग, जो है कोलेस्ट्रॉल भी लो करेगी। कंट्रोल कर रहा तो है। ये मैंने इस पर काफ़ी अच्छे से 10-12 साल से स्टडी की है और ये आई थिंक बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और ये सब किचन के आइटम्स हैं। और इसको थोड़ा बहुत मिकदार आप ऊपर नीचे कर सकते हैं एज़ पर और टेस्ट। सर ये जो मतलब किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, सुबह को, रात को, मेरी कितनी बार? रिकमेंडेशन तो ये है कि आप फर्स्ट तो आप एक गरम खाली जब खाने पीने से पहले नाश्ते early पहले morning। अर्ली मॉर्निंग आप फर्स्ट आप गिलास ले लें। और मैं आपको अपना बताऊं कि मेरे पास ये थर्मोस बना हुआ है और हम ये थर्मोस में जो है ना ये बनी हुई है। ओह, तो हम पूरे दिन जो है अच्छा ना सर, पानी तभी की आप जगह पे इसको active रहते इसको हैं। पीते रहते हैं। और मैं भी और इससे और इसमें सिर्फ इम्यूनिटी को बेहतर करना है। और एक चीज़ मैं और रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके चैनल से, जो कि बहुत आप अच्छा हेल्थ प्रोग्राम भी करती हैं माशाल्लाह, मेरा फेवरेट है, कि गलत चीज़ों को नहीं फैलाना चाहिए। ये सना मक्खी की बात फैली और आपको पता है सना मक्खी जो है ना वो बेसिकली कब्ज़ को रोकने की, कब्ज़ को खोलने की दवा के लिए पिलाया जाता है कि पेट खुल जाए। और वो डायरिया हो गया लोगों को उससे और कितने कोविड में डेथ हो गई, डिहाइड्रेशन में कोविड की डेथ हो गई। हो सकता है कुछ फ़ायदा हो, बल्कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई है, कुछ ना कुछ फ़ायदा है, लेकिन वो आपको कौन सी बीमारी के लिए कौन सी चीज़ का फ़ायदा लेना है वो होना बहुत ज़रूरत है। जो है जबकि सर एक यहाँ पर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि लोग उन चीज़ों पे ज़्यादा जल्दी यकीन करते हैं जिन पे नहीं करना चाहिए, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक जिस तरह मास्क वेयर करना और सारी चीज़ें बड़ा मुश्किल से लोगों को हमने समझाई हैं। और सना मक्खी वाली जो बात जो अप्रोप्रिएट थी भी नहीं, जिसके ऊपर कोई ख़ास रिसर्च नहीं थी, वो लोगों ने बहुत जल्दी इख्तियार कर ली। बस वो हम लोग जो है ना वो असल में बस हम, क्योंकि मैं आपको बताना कि सबसे ज़्यादा जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं ना हमारे पास, वो हो रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। तो वो सब ऐसी बात को फैलाते हैं और जो है। अच्छा, दूसरी बात है कि हम ये जो न्यू नॉर्मल की तरफ हम इसलिए जा रहे हैं कि दूसरी बात ये है कि हम लोग पाकिस्तानी ना बहुत मेहमान नवाज़ कौम है। तो जैसे मैंने आपको गुजारिश की कि मलेरिया था हमारे पास मेहमान, फिर मलेरिया तो ख़त्म नहीं हुआ, डेंगू आ गया, डेंगू ख़त्म नहीं हुआ, चिकनगुनिया आ गया, कोविड भी आ गया है। तो हम तो इसको पालेंगे ना, रखेंगे अपने अंदर में आन। तो ये और मैं आपको बता रहा हूँ लोग सीरियस ही नहीं है। मैं जो ट्रेनिंग के लिए गया मैंने उनको बताया भाई हाथ धोने का सही तरीका क्या है, तो शेफ़ साहब मुझसे कहते हैं सर इस तरह से आप हाथ धुलवा रहे हैं तो खाने का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। तो ये तो हाल है। तो कहने का मतलब कि इन्फॉर्मेशन देना, बार बार हेल्थ प्रोग्राम्स में ऐसा बताना, ये बहुत टाइम की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ आप जितना अच्छे प्रोग्राम कर रही हैं और ये जो भी हमारी छोटी सी बात हुई है जो आप ट्रांसफ़र करेंगी, तो मैं समझता हूँ ये हकूक़ुल इबाद है कि लोगों का थोड़ा सा ख्याल है। आज ये जो मैंने आपको छोटी सी ड्रिंक बताई जो किचन आइटम्स की है, और इसको गूगल भी कर सकते हैं कि सारी एजेंट, तो ये इससे इम्यूनिटी बेहतर होगी तो इंशाल्लाह ताला और भी बीमारियों से लोग बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये एक हेल्दी के हेल्दी ड्रिंक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यानी इसके सिर्फ फ़वाइद ही हैं। हल्दी के अंदर भी, कलौंजी के अंदर भी, ये सारी चीज़ों के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, और जो अदरक है उसमें तो आपका एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, सारी चीज़ें, उसमें आप बैक्टीरिया और ये सारी चीज़ें भी आपकी किल हो जाती हैं। सर एक और चीज़, एक मैसेज जो मेरे आजकल मैंने बहुत ज़्यादा इसको फोकस किया हुआ है एक्सरसाइज का। जिस तरह यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, यहाँ पर जो है वो एक्सरसाइज का बहुत रुझान है। बहुत ज़्यादा लोगों को, मतलब जिस तरह खाना ज़रूरी है तो उनके लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। तो उसके बारे में बात करूँगी, पर एक ब्रेक की जाने चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बदर कमर्शियल ब्रांच ईसा लेबॉर्ट्री में मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर फरहान ईसा मौजूद हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों से हमें अवेयर कर रहे हैं। हम एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो किस तरीके से, हम लोगों को मास्क पहना तो हमने सिखा दिया, पर एक्सरसाइज करना किस तरह सिखाएं? देखिए, हम तो एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहते ना। अगर हम बाइक पे हैं और हम कहीं उतरेंगे तो हम चाहते हैं कि अगर सेकंड फ्लोर पे जाना है तो अगर बाइक पे ही बैठ के सेकंड फ्लोर पे चले जाए ना तो चले जाएं। तो हम तो चलना नहीं चाहते ना, मजबूरी में चलते हैं। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। आप अमेरिका में जाएँ, इंग्लैंड में जाएँ, लोग जो है 1 किलोमीटर दूर गाड़ी पार्क कर लेते हैं, कहते हैं हम दुकान पर ना पैदल चल के जाएँगे। तो ये तो उनका हेल्दी लाइफस्टाइल है। अच्छा, लोग बहाने बहुत करते हैं, ख़ासतौर पे हमारी लेडीज़ जो है ना, वो कहती हैं कि हम तो भाई अपार्टमेंट में रहते हैं, तो यहाँ पे तो जगह ही नहीं है हमारे पास एक्सरसाइज करने की, बाहर जाएंगे तो लोग तंग करेंगे, ग्राउंड्स नहीं है। ये सब ड्रामेबाजी है, क्योंकि बात सारी है कि अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप सीढ़ियों पे भी ऊपर नीचे चढ़ सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप एक कमरे में बैठ के भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप खड़े खड़े भी जॉगिंग कर सकते हैं। तो देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। असल में हमारे लिए जो चीज़ प्रायोरिटी नहीं होती, मेरे दोस्त हैं ना सब माशाल्लाह, दे आर ऑल CEOs ऑफ डिफरेंट कंपनीज़, उनसे बोलो आपने एक्सरसाइज की, कहते नहीं यार सुबह से मैं मीटिंग में था, अभी तो मैं थका हुआ हूँ, रात के 9 बज रहे हैं, बस अभी खाना खाऊंगा, बस दावत में तो जाऊंगा, वो ज़रूरी है।
दावत में जाएंगे, खाना खाएंगे, अच्छा अभी किसी चीज़ की एनर्जी नहीं है, यार मैं तो बच्चों को भी टाइम नहीं दे पा सकता हूँ, बच्चे ही तो सब कुछ हैं, उन्हीं के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा 11 बजे उनको एक बिज़नेस की कॉल आ जाए ना कि यार आप अर्जेंट आ जाएं, ज़रा एक बिज़नेस मीटिंग होनी है, तो सब फ्रेश हो जाएंगे, फ़ौरन शावर लेंगे और भागेंगे और जाके एक्सरसाइज जो है ना। तो बॉटम लाइन ये कि हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है, हेल्थ सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज आप देखें हेल्थ की वजह से पूरी दुनिया बंद हो गई, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, कोविड ने कुछ तो सबक देने चाहिए। तो आपको 45 मिनट्स अपने लिए निकालना ज़रूरी है, अपने घर वालों के लिए जितना ज़रूरी काम करना है उतना ही ज़रूरी अपने लिए टाइम निकाल के ये एक्सरसाइज करना, फिज़िकली फिट रखना, वॉक करें जितना ज़्यादा वॉक कर सकें। और अब तो इतने ज़्यादा ग्राउंड्स हो गए हैं, अभी तो माहौल भी हो गया, अब तो लड़कियां भी साइकिलिंग चला रही हैं, लड़के साइकिल चला रहे हैं, लोग वहाँ मैं लंदन वगैरह में तो बाइक पे साइकिल जाते हैं खुद चला के। यहाँ तो हम लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्करों में लगे रहते हैं जिसकी कोई वर्थ नहीं है। यहाँ तो जैसी सीट जाती है कोई आपको पूछेगा भी नहीं। इंसान को अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने और दूसरा खुश रहना चाहिए। और खुश रहने के लिए जो है ना आपके आसपास के लोग भी खुश होंगे तो आप पे उसका भी असर होता है। सो आई थिंक कम्युनिटी के लिए काम करना चाहिए, खुद भी खुश रहना चाहिए, दूसरों की परेशानियों को कम करना चाहिए। और जैसे हमारे रिलीजन इस्लाम में बताया, गीबत नहीं करें, चुगली नहीं करें, बुराइयां नहीं करें, और कितना गुनाह है इन चीज़ों पे। अगर हम इन सारी चीज़ों को छोड़ दें और अल्लाह पे भरोसा करें और अल्लाह पे हम ट्रस्ट करें कि हमें परेशानियों से निकालेंगे, और निकालते भी वही हैं, देते भी वही हैं, निकालते भी वही हैं, और हर चीज़ के पीछे मसलहत होती है। तो आई थिंक हम सुकून में रहेंगे। तो कोविड से भी बचने के लिए मेंटल पीस होना बड़ा ज़रूरी है, बिलीव होना बड़ा ज़रूरी है। और जब आप एक बिलीव करते हैं एक सुपर पावर पे जो कि अल्लाह ताला से बड़ी कोई पावर नहीं है, तो आपको फिर बहुत सारी चीज़ें आसान लगने लगती हैं। जैसे कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई बिज़नेस में अगर आप टीवी चैनल पे हैं तो अगर आपका बॉस आपसे अच्छी रिलेशनशिप है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी से भी लड़ाई हो, बॉस मेरे साथ है। तो अल्लाह से बड़ा तो बॉस किसी का नहीं है। सो आई थिंक इस कोविड ने हमें अल्लाह ताला, और जिन लोगों ने भी दुआएं मांगी, नमाज़ पढ़ी, अल्लाह पे तवक्कुल किया और दुआएं मांगी और एक ट्रस्ट किया, वो मैंने देखा है कि वो कोविड से भी जल्दी बाहर निकल गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें प्रोवाइड किया और हमेशा की तरह हमारे व्यूवर्स को बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए रिगार्डिंग रिलीजियस भी, हेल्थ के हवाले से भी, सोशल मैसेजेस भी, सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत वर्थेबल हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपने जो है वो वक्त दिया। आज हम बदर कमर्शियल ब्रांच में मौजूद हैं। प्रोफेसर फरहान ईसा भी हमारे साथ मौजूद है। वैक्सीनेशन से रिलेटेड बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने, एंड इसके अलावा एक्सरसाइज की भी उन्होंने जो है हमें बहुत ज़्यादा फोकस करके बताया कि एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। और साथ में आज जो इम्पॉर्टेंट मेरा फोकस था, लाइक हमें बहुत ज़्यादा जिस चीज़ पर बात करनी थी वो वैक्सीनेशन थी, कि वैक्सीनेशन जो है वो आ चुकी है, पाकिस्तान में भी जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है, बट हम लोग अभी भी इस तरह ख़ुद कफ़ील नहीं हुए कि हम अपने लोगों को ख़ुद से वैक्सीन लगा सकें, या हम वैक्सीन को जो है प्रॉपर तरीके से एक जिस तरीके से प्रीवियस वैक्सीन चलती आ रही हैं उसको हम अपना जो EPI का हिस्सा बना सकें। आज मैंने आपको पहले भी बताया मैं बदर कमर्शियल ब्रांच में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो है ब्रांच मैनेजर मोना सोहेल मौजूद हैं। उनसे मैं कुछ सवालात करूँगी रिगार्डिंग द ब्रांच, एंड साथ साथ मैं वैक्सीनेशन के ऊपर भी मैं उनसे बात करूँगी कि अगर प्राइवेटाइजेशन की बात की जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ प्राइवेटाइजेशन की बात करेगा या ईसा लेबॉर्ट्री को ऑन बोर्ड लेगा, तो क्या जो है इनकी तरफ से क्या मैसेजेस होंगे। जी थैंक यू सो मच मोना फॉर योर टाइम। थैंक यू। हाउ आर यू? बस बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी ब्रांच में आकर, दैट्स वेरी अमेजिंग, व्यू बहुत खूबसूरत है। और सबसे अच्छी बात मुझे आप लोगों की ये लगती है कि आप लोग बहुत एक्टिव हैं, ईसा लेबॉर्ट्री बहुत एक्टिव है, साथ साथ में जितना भी आपको पता है कि पेंडेमिक में काम किया है ईसा ने, दैट्स रिमार्केबल। एंड बहुत ऑनेस्टी के साथ, खुलूस के साथ डॉक्टर फरहान ईसा ने काम करते रहे और हमेशा हर इदारे के साथ मिलके वो एक मुहिब वतन होने का सबूत देते हैं। सो मेरा सवाल जो है वो ये है कि वैक्सीनेशन जो है वो आ चुकी है और ईसा लेबॉर्ट्री क्या सोच रही है वैक्सीनेशन के बारे में, कि अगर लेट सपोज कोई प्राइवेटाइजेशन की बात
होती है, इम्पोर्ट की बात होती है या फिर इंट्रोडक्शन की बात होती है कि वैक्सीनेशन को अब इंट्रोड्यूस कर दिया अब चार्जेस में, डॉक्टर साहब ने तो ये तक बता दिया कि अगर गवर्नमेंट हमसे रिक्वेस्ट करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी वैक्सीन देने के लिए तैयार है। इसके बारे में क्या बताएंगे? हाँ, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता भी है, क्योंकि हम लोग तो नोन हैं फ्री कैंप्स करने के लिए, और अभी भी हमारा डे टू डे यही हो रहा होता है कि हम फ्री कैंप्स करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस लेकर आते हैं, रूरल एरियाज़ को हम टारगेट करते हैं जहाँ पे हम उन लोगों को गाइड कर रहे होते हैं जिन बेचारों को यही नहीं पता कि कोविड क्या है, हाइजीन क्या है, अपने आप को कैसे साफ़ सुथरा रखना, किस तरीके से इसको बचाना है, और अगर ये हो जाती है तो इस पे आपके क्या क्या प्रिकॉशंस जो आप ले सकते हैं। तो डेफिनेटली हम तो वी आर ऑल फॉर इट। अगर वो कहते हैं कि फ्री कर दिया जाए, आई थिंक डॉक्टर फरहान हैज़ दैट ड्राइव, दैट स्पिरिट इन हिम कि दिस विल बी फ्री इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो दूसरी बात मेरी ये है कि आपने ये सेंटर बहुत कि एक अर्जेंसी में ओपन किया है, ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए। जिस तरीके से हमारी कोविड के ऊपर एक एफ़र्ट्स लगती रहीं, वैक्सीनेशन के ऊपर तो अब चले बात हो रही है, बट से पहले पीसीआर के ऊपर बहुत बात हो रही थी, और दूसरी प्रॉब्लम जो आ रही थी वो आ रही थी हमारी रिलायबिलिटी पर, वैलिडिटी पर, स्पेसिफिसिटी पर, कि अगर लोग पीसीआर करवा भी रहे थे तो उनके ऑथेंटिक रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे थे। बट ईसा लेबॉर्ट्री के जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत ज़बरदस्त, एयरलाइंस इसको एक्सेप्ट करी हैं, तो वो तो सबके लिए एक कि ओपन मैसेज है कि कितना ऑथेंटिक है। सो एक आपने ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए बहुत अर्जेंसी में ब्रांच खोली है, तो क्या रिस्पांस रहा है? इसका रिस्पांस हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि एक तो हमारी ब्रांच आई फील के एक बहुत होमली फील देती है जब एक क्लाइंट अंदर घुसता है, क्योंकि आपने देखा होगा कोविड का सबसे पहला रूल ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। माशाल्लाह हमारी ब्रांच में ये फैसिलिटी मौजूद है, क्योंकि ये इतनी खुली है कि देयर इज़ नो वे कि कोई आपस में इतना क्लोज खड़ा हो कि जर्म्स ट्रांसफ़र हो सकें। प्लस हमारा जो बूथ है वो इतना ब्यूटीफुली आइसोलेटेड है कि देयर इज़ नो वे कि आपके जर्म्स जो हैं सिवाय इसके एक हाथ आ रहा होता है जो आपका टेस्टिंग कर रहा होता है। तो हमें रिस्पांस बहुत अच्छा है, लोग बहुत खुश हैं हमारे एसओपी से जो हम फॉलो करते हैं। दे फील वेरी गुड कि डिस्टेंस से बैठे हुए होते हैं, प्लस दे आर हैंडल्ड इंडिविजुअली। कहीं ये नहीं हो रहा होता कि भाई वही उनको कर रहे हैं और साथ ही बूथ में और लोग घुसे हुए हैं। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। यही वजह है कि वी गॉट सो पॉपुलर कि बाकायदा हमें होम कलेक्शंस भी उतनी ही आ रही होती कि प्लीज़ आप हमारे घर भी आके करें और हमें आप ही से कराना है, और वी आर गेटिंग पॉपुलर विद ऑल द एयरलाइंस। जिसका रीज़न ये है कि वी फॉलोइंग amazing and I'm so happy that कि I'm the brand ambassador of ईसा लेबॉर्ट्री, and ईसा लेबॉर्ट्री जितनी तरक्की करता है तो मुझे लगता है कि शायद ये मेरी ब्रांड एंडोर्समेंट की वजह से हुआ है। सही। दूसरी बात मेरी आपसे ये भी है कि वैसे जब इनिशियली इसको ओपन किया गया था तो पीसीआर के ऊपर फोकस था, बट मेरे ख्याल से अब आपने और जितनी भी सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड करना शुरू कर दी हैं, तो उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को जी, क्योंकि हमारा ऑब्वियसली बात है उन दिनों तो बिल्कुल यही था कि सिर्फ हमारा कोविड ही चल रहा था, लेकिन साइड बाय साइड हमारे ब्लड टेस्ट हर तरह के वो भी अवेलेबल हैं, प्लस बाकी यूरिन टेस्ट जो भी होते हैं वो अवेलेबल हैं। बट वी आर लुकिंग टूवर्ड्स ब्रिंगिंग इन मोर फैसिलिटीज़ टू द ब्रांच, जिसमें हमारा BMD एक्सरेज और हमारी ये अल्ट्रासाउंड ये सारा कुछ भी अवेलेबल होगा। बट वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स बट एग्रेसिव वंस, सो वी आर देयर। तो हम वी डोंट वांट टू रश इनटू थिंग्स कि जहाँ पे हमारा ना हो रहा, हम बहुत ही धीरे धीरे अपने आप को लेकर जा रहे हैं, बट इंशाल्लाह विल बी देयर। इंशाल्लाह। इसके अलावा मोना, आप हमारे व्यूअर्स को क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहेंगी रिगार्डिंग उनकी लाइफ के? आपकी नज़र में सेहत जो है कितना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है? बिकॉज़ मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जो से एक बात बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को प्रायोरिटी बना लिया है जो हमें जहनी मरीज़ बना रही हैं, जो हमें जहनी अजियत दे रही हैं। बिकॉज़ हम लोग ये सोचते हैं कि हमने अगर ब्रांड नहीं पहना तो लोग जो है वो हमसे बात नहीं करेंगे, या फिर हम लोग बड़ी गाड़ी में नहीं बैठेंगे तो लोग हमसे दूर भागेंगे। तो हमने अपनी प्रायोरिटीज़ को जो है ना इन्हीं चीज़ों में सेट कर लिया है। इसकी वजह से फिर हम लोग जब इन चीज़ों को प्रायोरिटीज़ बनाते हैं तो हम अपनी सेहत को पीछे लेकर आते हैं, बिकॉज हम इतना हार्ड वर्क करना शुरू कर देते हैं कि हमारी सेहत डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है। तो मेरे प्रोग्राम की तवज्जो से लोगों से एक यही रिक्वेस्ट भी है और एक मैसेज भी है कि अगर आप इंटरनेशनल जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको देखेंगे तो वो लोग अपनी सेहत के लिए इतना इम्पॉर्टेंस, मतलब उनकी नज़र में इम्पॉर्टेंस रखती है कि गाड़ी बंगला और दिस थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। वो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंस देते हैं वो सेहत को देते हैं। आप
आप क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू, क्योंकि कोविड आने से पहले यस वी ऑल वर बिजी लाइफ की रेस के अंदर कि कोई कहाँ भागा जा रहा है कोई कहाँ, बट वन थिंग दैट हैज़ हैपेंड विच एवरीबडी मस्ट हैव नोटिस्ड कि कोविड के आने के बाद लोग इतने कंट्रोल में आ गए हैं अब, और उनकी प्रायोरिटी लाइफ में क्या है कि हम ठीक हों, हमें कोविड ना हो जाए। और अनदर थिंग विच आई सी इज़ वेरी गुड इन अ वे कि हाथ साफ रखने हैं, अपनी सेल्फ हाइजीन पे लोगों ने बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया, जो कि पहले इग्नोर हो जाया करती थी। इवन द स्मॉलर किड्स आई हैव सीन स्कूल से आ रहे हैं गंदे हाथ लिए वैसे ही खाना खा रहे हैं कर रहे हैं। अब नाउ एवरीबडी इज़ मेकिंग श्योर कि हाथ साफ हों, आप खुद साफ हों, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। एंड लीव अलोन द आपका डिज़ाइनर ब्रांड एंड एवरीथिंग, जब आपकी सेहत ही नहीं है तो कौन सा ब्रांड और कहाँ का ब्रांड आपने क्या मोना, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में एक बात करती हूँ कि आपके पास बिलियनियर आप हों या आपके पास बहुत पैसा हो या फिर आप बहुत ज़्यादा आप लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हो, बट अगर आपके पास जो है वो सेहत नहीं है तो आप किसी चीज़ को भी इंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो सेहत बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें सेहतमंद होने के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी फोकस्ड होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पलक फॉर योर टाइम। अपना वक्त दिया आपने, अच्छे मैसेजेस प्रोवाइड किया हमारे व्यूवर्स को, और हमारे व्यूवर्स को भी मेरे साथ यहाँ बदर कमर्शियल ब्रांच में विज़िट करने में मज़ा आया होगा एंड देखा होगा कि कितना खूबसूरत इन्वायरमेंट है यहाँ का। डॉक्टर फरहान स्पेशली आपसे मिले थे एंड आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, मुहिब वतन शख्स हैं, बहुत अच्छे शख्स हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। सो अगेन मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपनी सेहत को प्रायोरिटी समझें, उसका ख्याल रखें, और जितने भी आप डाइट भी जो ले रहे हैं उसको कोशिश करें कि वो हाइजीनिक हो, ऑयल फ्री हो, ताकि आप लोग सेहतमंद रहें और बड़ी उम्र में होने वाली बीमारियों से आप बच सकें। इसके साथ अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।